All right, so far we have talked about report writing. So what is report writing, and the unique aspects of report writing. Then we have discussed about uh, types of report writing, और हमने जो है ना उसमें डिफरेंट टाइप्स की जो रिपोर्ट्स हैं उसको देखा है हमने। कम्युनिकेशन चैनल्स की बात की है, पर्पस की बात की है, ऑडियंस की बात की है, लॉन्ग एंड शॉर्ट रिपोर्ट्स की बात की है, इनफॉर्मल और फॉर्मल रिपोर्ट्स की बात की है। तो ये अभी तक हमने चीज़ें कवर कर ली हैं। अब हम देखते हैं ओके, लेट मी शेयर द स्क्रीन अगेन। अब हम बात करते हैं जी क्राइटेरिया फॉर रिपोर्ट राइटिंग और राइटिंग रिपोर्ट्स। अब इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं, इसका क्राइटेरिया है। जब भी हम लिखते हैं तो हमने रिपोर्ट राइटिंग कैसे करनी है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो आपने यू नीड टू मेंशन द डेट ऑन विच रिपोर्ट इज रिटन। जिस तारीख को रिपोर्ट लिखी गई है ना, जब आपने कंपोज की है, वो आपने डेट मेंशन करनी है, ठीक है। सेकंड थिंग इज हु राइट्स द रिपोर्ट। राइटर कौन है रिपोर्ट का, कौन बंदा जिसने ये रिपोर्ट कंपोज की है उसका नाम आएगा। जिसने भी जो भी इन्वेस्टिगेट कर रहा था, जो भी रिपोर्ट लिख रहा था, जिसने कंट्रीब्यूट किया है उसका नाम आएगा। हु विल रिसीव, अगर एक से ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, फॉर एग्जांपल आपके साथ पूरी आपकी टीम थी, उसमें 3 लोग थे, तो आप उनका नाम भी मेंशन करेंगे कि ये राइटर है, इन्होंने मिलके इन्वेस्टिगेट किया है और ये रिपोर्ट बनी है। देन कम्स हु विल रिसीव योर रिपोर्ट। आपकी रिपोर्ट किसके पास जाएगी, किसके लिए लिखी है आपने, किसने आपको ऑर्डर किया है ये रिपोर्ट लिखने का, किसने आपको ये टास्क असाइन किया है, तो आप रिसीवर में उसका नाम लिखेंगे। देन यू मेंशन टॉपिक, ठीक है। आप टॉपिक मेंशन करते हैं, भाई ये रिपोर्ट किस बारे में है, क्या चीज़ जो थी वो यानी कि इन्वेस्टिगेट की गई है, या किस चीज़ के बारे में प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है ना वो मांगी गई है, मुकम्मल की गई, क्या थी रिपोर्ट। तो आप उसका टॉपिक जो था वो एग्जैक्ट मेंशन करते हैं। टॉपिक में हमने पहले भी बात की है कि आप सब्जेक्ट प्लस फोकस कि क्या है, और विद इन जो है ना वो उस फील्ड के आगे क्या आपने इन्वेस्टिगेट किया है, ठीक है। जो भी आपका सब्जेक्ट है उसका फोकस भी लिखना है आपने कि एग्जैक्टली आपने लेट से आप बात करते हैं, आप कहते हैं जी फाइनेंशियल या फाइनेंस। भी फाइनेंस क्या मुराद है आपकी, फाइनेंस से क्या मुराद है, कोई एम्बेजलमेंट हुई है, ठीक है। या लेट से आप कहें जी फाइनेंशियल इश्यूज। अब फाइनेंशियल इश्यूज से आपकी क्या मुराद है, किससे रिलेटेड है। ये आपने क्या किया, ये टॉपिक इनकम्प्लीट है, आप लिखें फाइनेंशियल इश्यूज ऑफ द एम्प्लॉइज। अब आपको समझ आती है कि हाँ भाई मीटिंग थी या रिपोर्ट लिखी गई है जो एम्प्लॉइज के फाइनेंशियल इश्यूज हैं उनके मुतालिक। अब आपको पूरे समझ आ जाएगी बात की। लेकिन अगर जस्ट फाइनेंशियल इश्यूज हो तो आपको नहीं समझ आएगी यार ये फाइनेंशियल इश्यूज किस बात के हैं, तो टॉपिक आपका एम्बिगुअस होगा, कंफ्यूज्ड होगा, ठीक है। या आप कहें जी फाइनेंशियल इश्यूज ऑफ टेक्निकल डिपार्टमेंट, टेक्निकल डिपार्टमेंट के जो फाइनेंशियल इश्यूज है उसके मतलब ये रिपोर्ट है, तब आपको आसानी से समझ आ जाएगी। तो आपने अपनी रिपोर्ट के अंदर जो है टॉपिक जब मेंशन करना है तो प्रॉपर उसकी इंफॉर्मेशन पता, उसको पढ़ने के बाद जो रीडर है, जो आपकी रिपोर्ट पढ़ने वाला है, उसको समझ आ जाए कि भाई ये किसके मुतालिक है, क्या बात की गई है। इसे हम कहते हैं आइडेंटिफिकेशन लाइन। जितनी चीजें चार हमने बातें की हैं, अगर आप ये सारी मेंशन करते हैं तो इसे कहते हैं आइडेंटिफिकेशन लाइन। तो आइडेंटिफिकेशन लाइन के अंदर आप डेट मेंशन करेंगे, जो जो उस रिपोर्ट को कंपोज करने में इन्वॉल्व था उनके नाम लिखेंगे, और जिसने आपको टास्क दिया है रिपोर्ट का और जिसको आपने रिपोर्ट सबमिट करवानी है उसका आप नाम लिखेंगे, और टॉपिक मेंशन करेंगे। तो भी टॉपिक क्या है, फॉर एग्जाम्पल हियर एन एग्जाम्पल इज गिवन, ये देखें डेट है, टू, फ्रॉम और सब्जेक्ट, कि जिस तारीख को वो रिपोर्ट सबमिट की गई है
वो आपने कंपोज की वो लिख दी है। 2, जिसको आपने सबमिट करनी है उसका नाम आपने लिख दिया है। जिसने वो रिपोर्ट लिखी है, जिसने वो रिपोर्ट कंपोज की, उसका नाम लिख दिया गया है और आगे उसका क्या है, सब्जेक्ट मेंशन कर दिया गया है। अच्छा, उसके बाद हम क्या करते हैं, रिपोर्ट्स के अंदर हम हेडिंग्स और टॉकिंग हेडिंग्स मेंशन करते हैं। हम हेडिंग्स का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब हम हेडिंग्स का हम इस्तेमाल क्यों करते हैं? बिकॉज इट इम्प्रूव ओवरऑल पेज लेआउट। पेज का एक अच्छा स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, जो आप हेडिंग्स ड्रॉ कर देते हैं, हेडिंग्स लिख देते हैं, तो जो आपका पेज होता है जो वो एक प्रॉपर बन जाता है। ठीक है, एंड कंटेंट एक्सेसिबिलिटी, और जो रीडर होता है उसके लिए उस रिपोर्ट को पढ़ना आसान हो जाता है, क्योंकि आपने लेट्स से उस रिपोर्ट के अंदर 10 हेडिंग्स मेंशन की हुई हैं, तो क्या होगा, उन हेडिंग्स को देख के ओवरऑल रीडर सेंस बना लेगा, अच्छा यार इन प्रॉपर जब वो क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस के तहत ये रिपोर्ट बनाई गई है। 10 हेडिंग्स है उसके अंदर, ये 5 हेडिंग्स है उसके अंदर, तो ओवरऑल जो उसकी सेंस है ना वो रीडर को समझ आ जाएगी। ठीक है, वन वर्ड हेडिंग्स आर सिंपल हेडिंग्स। अच्छा, अब हेडिंग्स और टॉकिंग हेडिंग्स में क्या फर्क है? हेडिंग्स क्या है, सिंपल हेडिंग्स है, वन वर्ड हेडिंग है, एक लफ्ज पे जो मुश्किल से इंट्रोडक्शन है, कंक्लूजन है, डिस्कशन है, ये क्या है, ये सिंपल हेडिंग्स है। ठीक है, और टॉकिंग हेडिंग्स क्या है? टॉकिंग हेडिंग्स क्या है, जो फ्रेजेस विच एक्सप्लेन मोर आर टॉकिंग हेडिंग्स। ऐसी जो ना वो फ्रेजेस, यानी एक लफ्ज से ज्यादा जो अल्फाज के ऊपर मुश्तमिल हेडिंग्स होंगी उन्हें हम कहेंगे टॉकिंग हेडिंग्स। ठीक है, तो हमें हेडिंग्स का इस्तेमाल भी करना है, टॉकिंग हेडिंग्स का इस्तेमाल भी करना है। लेट्स से अब ये हेडिंग की एग्जांपल दी गई है, इंट्रोडक्शन, डिस्कशन, कंक्लूजन। इनकी अगर हम हेडिंग्स देंगे, एक लफ्ज की हेडिंग होगी तो वो हेडिंग सिंपल कहलाएगी। अब दूसरी हेडिंग देखें, ह्यूमन रिसोर्स कमेटी रिव्यू। अब ये क्या, ये 4 अल्फाज के ऊपर मुश्तमिल है। अब इससे हमें पता चल रहा है कि बात क्या हो रही है, ह्यूमन रिसोर्स कमेटी रिव्यू, यानी जो ह्यूमन रिसोर्स कमेटी थी उसका जो रिव्यू था ना, अब उसकी डिस्कशन होगी। ठीक है, अगर एक लफ्ज होता ना ह्यूमन या रिव्यू या कमेटी या रिसोर्स, तो हमें कुछ समझ ना आती। तो ह्यूमन रिसोर्स कमेटी रिव्यू 4 अल्फाज लिखने से क्या हो गया, पॉइंट जो थी, जो हेडिंग थी, वो स्पेसिफिक हो गई है, वो क्लियर हो गई है, उसकी हमें समझ आ गई है, रीडर को पढ़ती पता चल जाएगा अच्छा इसमें क्या लिखा गया है। इसे हम कहते हैं टॉकिंग हेडिंग्स। ऐसी हेडिंग जिसको पढ़ने के बाद जो एक से ज्यादा अल्फाज मुश्किल हो, जिसको पढ़ने के बाद बात पूरी समझ आ जाए। ठीक है, पैराग्राफ के बारे में, ठीक है, उस बात के बारे में आपको समझ आ जाए, ठीक है, उसे हम कहते हैं जी टॉकिंग हेडिंग्स। तो आप जो है वो टॉकिंग हेडिंग्स का इस्तेमाल करें, सिंपल हेडिंग्स का इस्तेमाल करें अपनी रिपोर्ट के अंदर। फिर क्या करते हैं, आप अपनी रिपोर्ट को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ठीक है, आप क्या करते हैं, आप एक इंट्रोडक्शन में आप करते हैं, एक ओवरव्यू देते हैं। ठीक है, कि भाई आप ये रिपोर्ट जो है वो लिख क्यों रहे हैं, आप डेट मेंशन करते हैं, उसका पर्पस मेंशन करते हैं, कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, ये आप मेंशन करते हैं। सो यू सप्लाइज एन ओवरव्यू। आप उस रिपोर्ट का, ठीक है, आप एक ओवरव्यू देते हैं। ठीक है, इंट्रोड्यूस करवाते हैं, बेसिकली आप टॉपिक जो होगा आपका उसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। पर्पस डिफाइन करते हैं। सो इट डिफाइन 3 थिंग्स, 3 चीजें आप डिफाइन करते हैं अपने इंट्रोडक्शन में। पर्पस, कि भाई व्हाई आर यू राइटिंग दिस रिपोर्ट, आप लिख क्यों रहे हैं, मकसद क्या है, आप वो मेंशन करते हैं। ठीक है, अब वो 3 पर्पस से जो हमने पहले डिफाइन किए हुए हैं, इंफॉर्मेशनल पर्पस है आपका, एनालिटिकल पर्पस है आपका, ठीक है, और थर्ड वन था कि जिसमें हम एक्शन को रिकमेंड करते हैं। ठीक है, वो क्या था, सॉरी आई फॉरगॉट, वो है जी यस परसुएसिव। ठीक है, तीसरा था परसुएसिव। तो तीनों पर्पसेस में से एनालिटिकल पर्पस है आपका, या जस्ट आप इन्फॉर्म करना चाह रहे हैं, ठीक है, या आप परसुएड करना चाह रहे हैं, एक्शन रिकमेंडेशन के ऊपर आपकी रिपोर्ट है, तो आप क्या करना चाह रहे हैं, तो ये आपको पहले डिफाइन करना पड़ेगा। अगर तो आपकी इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट है, इंफॉर्मेशनल पर्पस है, तो आप क्या करेंगे, सिर्फ इन्फॉर्म करेंगे।
चीज के ऊपर जो है ना उसको एनालाइज के बाद उसकी रिपोर्ट राइटिंग कर देंगे, पर उसकी जो है ना वो व्हाट हैपेंड, इस क्वेश्चन को आप फोकस करेंगे अगर तो वो इंफॉर्मेशनल है। अगर एनालिटिकल है तो आप क्या करेंगे, व्हाट हैपेंड के साथ साथ आप क्या करेंगे, व्हाट हैपेंड के साथ आप ये भी डिफाइन करेंगे कि व्हाई दैट अकर्ड। ठीक है, व्हाई दैट हैपेंड, ये क्यों हुआ, क्यों, रीजंस भी आप फाइंड करेंगे, आप प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करेंगे, कॉजेज भी फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और या आपका अगर तीसरा पर्पस है आपका जो क्या है, पर्सुएसिव है, तो उसके अंदर आप फिर आप क्या करेंगे, आप व्हाट भी फाइंड आउट करेंगे, इंफॉर्मेशन भी आप फाइंड आउट करेंगे, इन्फॉर्म भी करेंगे, व्हाई दैट हैपेंड, व्हाई दैट अकर्ड, वो भी आप फाइंड आउट करेंगे, ये वाकया हुआ क्यों है, ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है। ठीक है, ये चीज हुई क्यों, रीजंस क्या थी, कॉजेस थी, आप वो देखेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप रिकमेंडेशंस भी देंगे, फॉलो अप भी करवाएंगे कि भाई ये चीजों, इन जिन चीजों से इन ये सिफारिशात है मेरी, इस तरीके से हम सिचुएशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पर्पस हैं तीनों। तो फिर आपको इंट्रोडक्शन में आप वो अपना पर्पस डिफाइन करते हैं कि भाई आप ये लिख क्यों रहे हैं। ठीक है, आपका मकसद क्या है, रिकमेंडेशन देना है, या जस्ट इंफॉर्मेशन लेना है, या जस्ट आपके रीजन फाइंड आउट करने हैं, तो क्या है वो आपने देखना होगा। पर्सनल, कौन कौन से लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। ठीक है, हु इज इन्वॉल्व इन दैट रिसर्च, इन दैट रिपोर्ट, कौन कौन से लोगों ने आपके साथ रिसर्च कंडक्ट की है, रिपोर्ट कंडक्ट की है, आपके साथ कंपोज की है। जो अगर आप अकेले हैं तो अपना नाम मेंशन कर दें, अगर पूरी टीम है 3 4 5 लोग, उनके नाम मेंशन करें कि भाई ये लोग जो थे वो मेरे साथ इन्वॉल्व थे इस रिपोर्ट के अंदर। डेट्स, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, ठीक है, वो आप मेंशन करेंगे, स्पेशली जो सबमिशन की जो डेट है, जिस डेट को आपने रिपोर्ट कंपोज की, फाइनलाइज की है, या सबमिट करवाई है, वो डेट आप जरूर मेंशन करेंगे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में आप बेसिकली ये 3 4 चीजें करते हैं। उसके बाद क्या आता है जी, आप आता है जी, उसको क्या करते हैं, आप डिस्कस करते हैं, आपका आपकी जो रिपोर्ट है उसकी डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं, आप समराइज करते हैं। लेट से आपसे प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगी गई है, आप बताते हैं कि भाई एक प्रोजेक्ट है 6 माह में कंप्लीट होना है, 3 माह गुजर चुके हैं, या लेट से 4 माह गुजर चुके हैं, तो अब उसकी प्रोग्रेस है, तो आप क्या करेंगे, उसके जितने भी एंगल्स होंगे ना, उसको उसकी प्रोग्रेस जानने के लिए, जांचने के लिए, एनालाइज करने के लिए, जितने भी एंगल्स होंगे, आप सारे एंगल्स को, सारे टॉपिक्स को वहां लिखेंगे, समराइज करेंगे। ठीक है, और ये द लार्जर पार्ट ऑफ द रिपोर्ट, ये सबसे बड़ा पार्ट होता है रिपोर्ट का। सारी बात है, डिस्कशन में आप डिटेल्स क्योंकि प्रोवाइड करते हैं, आप रिसर्च कंडक्ट करते हैं, आप पॉइंट ऑफ व्यू मेंशन करते हैं, आपने जो भी इन्वेस्टिगेशन की होती है आप उसको मेंशन करते हैं। ठीक है, तो आप जाहिर बात है उसके लिए आपको ज्यादा स्पेस चाहिए, तो ज्यादा स्पेस के लिए, इसलिए ये क्या है, ये लार्ज पार्ट है ऑफ द रिपोर्ट। द प्रॉब्लम्स इनकाउंटर्ड, आप क्या करते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आपको आई होती हैं, चैलेंजेस आपने फेस किए होते हैं रिपोर्ट राइटिंग में, या उस प्रोग्रेस में, या उस प्रोग्रेस में जो लोगों को प्रॉब्लम्स इनकाउंटर हो रहे होते हैं, आप वो मेंशन करते हैं। फॉर एग्जांपल, प्रोजेक्ट कंप्लीट करना था 6 माह में, हुआ क्या कि जो बंदा, जो आपका सप्लायर था ना, सप्लायर था, उसने लेट से आपको अमेरिका से माल भेजना था पाकिस्तान, उसने रॉ मटेरियल भेजना था अमेरिका से पाकिस्तान, रॉ मटेरियल आना था। अब क्या हुआ, कोरोना वायरस आ गया। ठीक है, अमेरिका ने अपना फ्लाइट ऑपरेशन जो है वो बंद कर दिया, सीज कर दिया, स्टॉप कर दिया। अब क्या हुआ कि वहां से जो माल है, लेट से जो रॉ मटेरियल था, जिसकी बुनियाद के ऊपर आपने वो चीज बनानी थी या प्रोजेक्ट कंप्लीट करना था, ठीक है, वो रॉ मटेरियल ही नहीं आ रहा। अब आपने क्या किया, आपने जो है ना उसमें उस काम के अंदर जो है ना वो आपके 10 15 दिन वैसे गुजर गए, फिर आपने क्या किया, उधर से अपना अपना कैंसिल किया वो ऑर्डर। फिर आपने क्या किया, आपने कहा कि अच्छा यार, चाइना चाइना से जो फ्लाइट, चाइनीज फ्लाइट्स आ रही हैं वो ओपन है, वहां से भी रॉ मटेरियल मिल रहा है, लेकिन अब वहां पे क्या है, लेट से वहां पे कॉस्ट, वो कॉस्टली एक्सपेंसिव है। ठीक है, तो अब क्या करें, या उसके उसमें फिर महीना लग जाएगा माल उस सप्लाई को आने में। ठीक है, इसका मतलब क्या है, आपके वो प्रॉब्लम आ गई ना, कि आपके वो उस प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो प्रॉब्लम, चैलेंजेस आ गए हैं।
तो आप वो मेंशन करते हैं कि भाई अगर ये जो प्रोजेक्ट है ये अगर एक्सटेंड होगा, इसकी डेट हमें एक्सटेंड करनी पड़ेगी, तो ये जो वजूहात हैं जिसकी वजह से ये होगा, ये प्रॉब्लम्स आ गई हैं जी लोगों को, जिसकी वजह से सप्लायर जो है ना उसने ऑर्डर कैंसिल कर दिया है, फ्लाइट्स ऑपरेशन कैंसिल हो चुके हैं चूंकि, तो माल आ नहीं रहा, तो इसलिए ये प्रोजेक्ट जो है वो ये एक्सटेंड करना पड़ेगा, और इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होगी क्योंकि हमने पहला ऑर्डर जो है ना पहले जो है ना ऑर्डर किया हुआ था, तो ये चीज़ें हमें सस्ती मिल रही थी, वहाँ से हमें महंगी मिल रही हैं, तो कॉस्ट बढ़ गई है। इसी तरह कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट, अगर कोई कॉस्ट बढ़ गई इक्विपमेंट की, या आपको कोई इक्विपमेंट खरीदना पड़ रहा है जो आपने पहले प्लान में मेंशन नहीं किया था, अब आपको लगा कि नहीं यार हमें तो ये भी इक्विपमेंट चाहिए अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए, ये भी हमें खरीदना पड़ेगा, अब उसकी भी कॉस्ट बढ़ गई है, बजट अब इंक्रीज करना पड़ेगा। वारंटी इंफॉर्मेशन, अगर कोई वारंटी है, कोई प्रॉब्लम इस तरह की आ गई है, ठीक है, तो आप मेंशन करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप कुछ चीज़ बाय करते हैं, तो आप लेट्स से प्रपोजल बनाते हैं, एक आप चीज़ सेल करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप उसकी पूरी सारी इंफॉर्मेशन देने के बाद बताते हैं कि वारंटी कितनी इसकी होगी, ठीक है, इसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी होगी, और उसकी जो प्रोसीजर है वारंटी का वो क्या होगा, और उसकी कंडीशंस क्या है, कौन कौन सी चीज़ें अगर डैमेज होंगी तो आप उसकी वारंटी करेंगे, कौन सी चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है, तो उसके ऊपर आप जो है वारंटी आप क्लेम नहीं कर सकते, वो सारी चीज़ें आप मेंशन करते हैं, ठीक है। पूरा एक प्रोसीजर होता है ना कि भैया चीज़ जो है ना, जो प्रोडक्ट आपने खरीदी है या खरीदेंगे, उसमें अगर ये फॉल्ट आएंगे तो हम वारंटी आपकी जो है ना, आपका क्लेम जो है वो होगा, अदरवाइज हम आपकी वारंटी जो है ना वो नहीं आपको देंगे, आप वारंटी क्लेम नहीं कर सकते अगर ये प्रॉब्लम्स के अलावा कोई प्रॉब्लम निकलती है, इन डैमेजेस के अलावा कोई डैमेज होता है तो हम वारंटी क्लेम नहीं करेंगे, ठीक है, या आप वारंटी क्लेम नहीं कर सकते। ये सारी तो डिस्कशन में आप डिटेल प्रोवाइड करते हैं उस रिपोर्ट के बारे में। देन कम्स कंक्लूजन और रिकमेंडेशन, अब आप क्या करते हैं, अपनी रिपोर्ट को कंक्लूड कर देते हैं, ठीक है, जो भी रिपोर्ट आपने बनाई होती है आप उसको कंक्लूड कर देते हैं। सो कंक्लूजन पार्ट अलाउज यू टू सम अप, आप क्या करते हैं कंक्लूजन में, जो अल्टीमेट जो आपने रिजल्ट आउटकम निकाली होती है पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, पूरी रिपोर्ट राइटिंग के बाद, वो आप मेंशन कर देते हैं भाई हमने ये सारी स्टेटिक्स को, डेटा को, चार्ट्स को, एविडेंस को देखने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि ये चीजें होनी चाहिए, ये नतीजे पे पहुंचे हैं कि भाई ये प्रोजेक्ट जो है वो टाइम पे खत्म नहीं हो सकता, ये आपने सम अप कर दिया। सो यू स्टेट द डिसीजन यू हैव मेड, जो भी फैसला साजी आपने की है या आप करना चाहते हैं, ठीक है, या आप रिकमेंड करते हैं, आप उसको मेंशन कर देते हैं। रिकमेंडेशन, एक्शन और फ्यूचर प्लान, आप उनको फ्यूचर प्लान भी बताते हैं कि भाई मेरी रिपोर्ट की रोशनी में जो मैंने इन्वेस्टिगेशन की है उसके एतबार से ये चीज़ें हमें करनी चाहिए, इस तरीके से हम सिचुएशन इम्प्रूव कर सकते हैं, हमें डेडलाइन एक्सटेंड करनी पड़ेगी, या हमें बजट जो है उसकी एलोकेशन को बढ़ाना पड़ेगा, हमें इतने मिलियंस या इतने बिलियंस जो है उसकी एलोकेशन करनी पड़ेगी मजीद, अगर हम इसको जो है ना ख़त्म करना चाहते हैं, अगर हम इसको वक्त पे ख़त्म करना चाहते हैं इस प्रोजेक्ट को, हमें मैन पावर और ज़्यादा चाहिए, हमें और ज़्यादा एम्प्लॉयज़ चाहिए, हमें वर्कर्स और चाहिए, हमें एलोकेशन, हमें रॉ मटेरियल और ज़्यादा लेना पड़ेगा, इसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो इसके लिए इतने पैसे भी होने चाहिए। तो आप एक्शन जो है रिकमेंड करते हैं, सिफारिशात देते हैं कि भाई ये चीज़ें ऐसे इम्प्रूव की जा सकती हैं। जैसे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होती है ना कि लेट से किसी शहर के हालात ख़राब हो गए हैं, तो आपको जो है ना वो हायर अथॉरिटीज़ की तरफ से एक जो है ना वो टास्क मिलता है कि भाई आप एक रिपोर्ट बनाएं बाकायदा इस लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के ऊपर, फिर हमें बताएं कि हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आप फिर क्या करते हैं, उस सिटी को प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसके वो तमाम जो जराइम है, जो क्राइम है, जो प्रॉब्लम है, जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, आप उसकी बिल्कुल रूट कॉज को जाकर पकड़ते हैं, ठीक है। तो आप जो है वो परसुएसिव रिपोर्ट राइटिंग करते हैं, आप पहले व्हाट हैपेंड, व्हाई हैपेंड, और फिर तीसरी होती है व्हाट द कंपनी शुड डू नेक्स्ट, ठीक है, रिकमेंडेशन देते हैं। तो आप बताते हैं कि भाई ये चीज़ें करने से हम यहाँ सिटी के अंदर जो है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आप बाकायदा वे आउट भी देते हैं, फ्यूचर प्लान देते हैं, सिफारिशात देते हैं कि भाई इन चीज़ों को करने के बाद अगर हम इन पॉइंट्स को फॉलो कर लें
तो थिंग्स कैन बी चेंज, थिंग्स कैन बी इम्प्रूव्ड, सिचुएशन कैन बी इम्प्रूव्ड, हालात बेहतर हो सकते हैं, चीजें बेहतर हो सकती हैं। तो ये कंक्लूजन आप रिपोर्ट में देते हैं। ओके, अब आपने रिपोर्ट बना ली है, आपने उसका ड्राफ्ट बना लिया है। सो देयर आर सर्टेन थिंग्स यू नीड टू डू बिफोर द एक्चुअल सबमिशन। सबमिट करवाने से पहले आपको कुछ चीजें करनी पड़ती हैं, और वो क्या है? रिवाइज योर ड्राफ्ट। ठीक है, उसको रिवाइज करें। जैसे पेपर नहीं होता, पेपर करने के बाद पेपर आपने कर लिया तो टीचर आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि भाई एक दफा रिवाइज कर ले। ठीक है, सबमिट करवाने से पहले पेपर को रिवाइज लाजमी करें। ठीक है, उसको देखें कोई मिस्टेक्स तो नहीं है, कोई चीज मिस तो नहीं होगी, कोई स्किप तो नहीं होगी, कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे रह गई हो। सो द चेक द असाइनमेंट क्वेश्चन, द इंस्ट्रक्शन गाइडलाइन। अब आप जब रिपोर्ट राइटिंग को रिवाइज करेंगे, सबसे पहले देखें कि यार मुझसे पूछा क्या गया था। मुझसे कहा गया था कि मैं इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट करूं, तो इन्वेस्टिगेशन में मैंने रीजंस तो बयान नहीं किए हैं, मैंने जस्ट इन्फॉर्मेशन दे दिया, रीजन मैंने बयान नहीं की। इसका मतलब है कि रीजन मिसिंग हो गया, मुझे रीजन ऐड करने की जरूरत है। या मुझसे पूछा गया था कि रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करें, ठीक है, इन द लाइट ऑफ योर रिसर्च रिपोर्ट। अब मैंने तो रिकमेंडेशन दी नहीं है, अब मुझे रिकमेंडेशन भी लिखनी है क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया रिकमेंडेशन के मुतालिक। इंस्ट्रक्शंस देखें, गाइडलाइंस देखें कि बॉस ने या जो बंदा जिसने बंदे ने आपको ये टास्क असाइन किया है, वो उसकी गाइडलाइंस क्या है, वो किन किन चीजों के ऊपर क्या क्या काम करवाना चाह रहा है। ठीक है, उसकी इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, उसको जरा देखें। देखें कि जो उसके अंदर रिक्वायर्ड सेक्शन से वो आपने इंक्लूड किए हैं, क्या उसके अंदर आइडेंटिफिकेशन लाइन आपने मेंशन की हुई है। ठीक है, क्या आपने उसको इंट्रोड्यूस प्रॉपरली करवाया है, क्या आपने डिस्कशन में डिटेल्स प्रोवाइड की हैं, रिकमेंडेशंस और कंक्लूजन में रिकमेंडेशंस दी हैं, क्या ये सारे पार्ट, ये सेक्शंस उस रिपोर्ट के अंदर अवेलेबल हैं, आपने मेंशन किए, और उनका ऑर्डर करेक्ट है। ठीक है, देयर मस्ट बी एन एप्पल पाई ऑर्डर, देयर मस्ट बी अ सीक्वेंस। ठीक है, एक सीक्वेंस होना चाहिए। आप कंक्लूजन पहले नहीं लिख सकते, बाद में आप इंट्रोडक्शन का सेक्शन हेडिंग्स नहीं दे सकते। आपको पहले इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, फिर आपको डिस्कस करना पड़ेगा, और फिर आपको कंक्लूड करना पड़ेगा और रिकमेंडेशन देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये तरतीब जो है वो टॉपसी चर्वी नहीं हो सकती है, चेंज उलट नहीं हो सकती है कि आपने पहले तो फॉलो अप या रिकमेंडेशन दे दी, उसके बाद आप डिस्कशन कर रहे हैं, उसके बाद आप इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं, इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, सीक्वेंस वही रहेगी। फिर देखें, इज योर इंफॉर्मेशन एक्यूरेट, whatever data, whatever statistics or graphs you're providing, are they accurate, are they providing the factual information, incorrect तो नहीं है, उसमें कुछ गैप्स तो नहीं है। ठीक है, लेट्स से आप जो है वो प्रोग्रेस रिपोर्ट बता रहे हैं या स्टेटस रिपोर्ट बता रहे हैं 6 मंथ्स की, तो आपने 6 मंथ्स की रिपोर्ट के अंदर 2 माह स्किप कर दिए हैं, 2 मंथ्स आपने क्या कर दिए हैं, स्किप कर दिए हैं। इससे क्या होगा, वो गैप आ जाएगा, उसके अंदर भी 2 महीने आपने क्यों स्किप कर दिए हैं, तो आपकी तो प्रोग्रेस रिपोर्ट ही क्रेडिबल नहीं रहेगी। आपने तो जो स्टैटिक्स, जो आपने कंक्लूजन ड्रॉ करना था, उन 2 महीनों को ऐड किए करने के साथ आपने डिफाइन करना था, तो आपने तो उनको एक्सक्लूड कर दिया। ठीक है, तो ये चीजें आपको बतानी पड़ेंगी, जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हो एक्यूरेट हो, फैक्चुअल हो, और आप कोई चीज मिस ना करें। ठीक है, क्योंकि हो सकता है आप अगर कोई चीज मिस कर देते हैं, कोई चीज लेफ्ट आउट हो जाती है, तो उससे वजह से आपके जो कंक्लूजन है उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी, आप सही तरीके से कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, या आप जो रॉन्गली जो कंक्लूडेड चीज होगी आप वो रिजल्ट फाइंड आउट कर देंगे, यानी जो कंक्लूजन बनता ही नहीं आप वो कर देंगे ऑन द बेसिस ऑफ योर इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो इससे अवॉइड करना है। इफ योर आर्गुमेंट इज लॉजिकल, does the information you present supports your conclusion and recommendations, भाई लॉजिक बनती है, सेंस भी बात करनी, ये नहीं है कि योर रिपोर्ट शुड टॉक सेंस, उसमें सेंस भी होनी चाहिए, सेंसिबल होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या है जी, जो आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो कंक्लूजन से मैच करती कि नहीं करती, यानी आपने इन्वेस्टिगेशन की है, प्रॉपर रिपोर्ट राइटिंग कर ली है, आपने रिसर्च कुछ और किया है, डिस्कशन में कुछ और किया, कंक्लूजन डिफरेंट ही निकाल दिया आपने। So your information, the facts you're providing should be correlated or linked with your conclusion. They should match with your conclusion.
वो इन्फॉर्मेशन आपकी कंक्लूजन से मैच करनी चाहिए, और ऑन द बेसिस ऑफ योर कंक्लूजन यू शुड प्रोवाइड रिकमेंडेशंस। तो उन सारी रिसर्च की बुनियाद के ऊपर ही फिर आप क्या सिफारिशात दें कि भाई ये चीजें हैं जो हमें जो एक्शन अब लेने चाहिए इस सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए। तो रिकमेंडेशंस भी आपकी ओवरऑल जो आपने रिपोर्ट दी है उसके अकॉर्डिंगली होनी चाहिए, उससे लिंक करनी चाहिए। ये भी चीज आपने देखी, अगर आपने ऐसा नहीं किया या आपकी रिपोर्ट से ऐसा एविडेंट नहीं है, ठीक है, यू शुड ऐड दीज एस्पेक्ट्स एज वेल। आपको अपनी रिपोर्ट में चीजें ऐड करनी ही करनी है। Okay, you should keep in mind that terms, symbols and abbreviations you have used are they correct? ठीक है, क्या वो correct है? क्या वो explained आपने की हैं? जो भी अपने terms, symbols, jargons, abbreviations इस्तेमाल की हैं आपने उनको explain भी किया या नहीं किया? ठीक है, आपने उनको explain किया है या नहीं किया, या just आपने वैसे ही mention कर दिया है? ठीक है। अच्छा, एक ग्लोसरी सेक्शन होता है रिपोर्ट का एंड के ऊपर ना, जिसके अंदर जितनी भी मुश्किल चीजें होती है ना, मुश्किल टर्मिनोलॉजीज होती हैं, उनको डिफाइन किया गया होता है। तो रिपोर्ट के अंदर आप क्या करते हैं, वो सेक्शन जो है वो आप ऐड करते हैं साथ, जो भी जितने भी जार्गन, जितनी भी आपने डिटेल्स, जो भी अपनी टर्मिनोलॉजी स्पेसिफिक जो वोकैबुलरी आपने इस्तेमाल की होती है ना, जो मुश्किल होती है, जो लेमैन के लिए, कॉमन पर्सन के लिए डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड होती है, या फिर आप उसको एक्सप्लेन करते हैं, डिफाइन करते हैं ग्लोसरी के अंदर। तो आप ये देखिए कि आपने ग्लोसरी जो सेक्शन है वो ऐड किया है कि नहीं किया अपनी रिपोर्ट के अंदर, या आपने ड्यूरिंग रिपोर्ट डिस्कशन के अंदर टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल किए हैं, एब्रिविएशंस या जो एक्रोनिम्स का इस्तेमाल किया, उसको आपने एक्सप्लेन भी किया कि नहीं किया। ठीक है, आपको ये भी देखना होगा। फिर आप क्या करते हैं, आप देखते हैं जो डायग्राम्स मैंने ड्रॉ की हैं वो ठीक है, वो इनकरेक्ट तो नहीं है। जो टेबल्स मैंने ड्रॉ किए हैं, टेबल्स बनाए हैं मैंने, लेट्स से 6 मंथ्स की मैंने प्रोग्रेस रिपोर्ट देनी है, या 6 मंथ की मैंने स्टेटस रिपोर्ट देनी है, तो 6 मंथ्स की मैंने जो रिपोर्ट्स हैं वो सही बनाई, सही ड्रॉ की हुई कि नहीं की, वो फिगर्स ठीक है कि नहीं ठीक, ठीक है, जो मैंने डिजिट्स ऐड किए हैं, जो ग्राफिक, जो ग्राफ्स मैंने दिया हुआ है वो ठीक है कि नहीं ठीक, वो प्रॉपर है या नहीं है, वो गलत तो नहीं बन गया, ये चीजें आपने देखनी है। यानी जो भी आपने लेबल किया, लेट से आप कहते हैं कि मेरी रिपोर्ट राइटिंग के अंदर पेज नंबर 6 के ऊपर जो है वारंटी की इंफॉर्मेशन पड़ी है, ठीक है, लेकिन वो पड़ी 8 नंबर पेज के ऊपर है, आपने 6 मेंशन किया हुआ, तो ये भी देखें कि जो आपने टेबल ऑफ कंटेंट्स या इलस्ट्रेशंस बनाई हैं या फिगर्स ड्रॉ की हैं, उनकी नंबरिंग आप ठीक करें, उनका पेज नंबर आप ठीक मेंशन करें, ठीक है, ताकि उसमें कोई एम्बिग्विटी ना रहे, कंफ्यूजन ना हो, रीडर एक्सेसिबिलिटी हो उसके अंदर, जो रीडर आपका पढ़ने वाला वो कंफ्यूज ना हो, so that report reads well and your writing is as clear and effective as possible। आपकी रिपोर्ट की जो राइटिंग है, जो ओवरऑल उसका जो इम्पैक्ट है, वो रीडर फ्रेंडली होना चाहिए, रीडर को अच्छे तरीके से उसकी समझ आ जाए, और आपकी वो कब होगा जब आपकी राइटिंग क्लियर होगी, ठीक है, आपने उसको सिंपल लिखा होगा, कंसाइज लिखा होगा, ठीक है, और उसको इफेक्टिव बनाया होगा जितना आप कर सकते होंगे। तो ये बेसिकली आपको जानना ज़रूरी है, ठीक है, आपको कि रिपोर्ट लिखने के बाद, रिपोर्ट राइटिंग करने के बाद आपने क्या करना है, उसको रिवाइज कर लेना है, ठीक है, उसको देख लेना है कि ये चीज़ें क्या है, ठीक है, ऑलराइट। ओके, लेट मी गिव यू अ क्विक रिकैप कि सो फार व्हाट वी हैव कवर्ड, हमने अभी तक कवर क्या कर लिया, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि भाई अभी तक हमने बातें क्या कर ली हैं। तो बेसिकली हमने सबसे पहले तो बात की है कि रिपोर्ट होती क्या है, ठीक है, ये सिंपल लफ्ज़ है रिपोर्ट, लेकिन इसको एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। रिपोर्ट किसी भी चीज़ के बारे में, कोई इंसिडेंट हुआ है, कोई प्रोग्रेस है, कोई लैब के अंदर आपने कोई काम किया, तो जितनी कार्रवाई है, जो जो जैसे जैसे हुआ है, आप उसको बयान कर देते हैं एक रिटन फॉर्म के अंदर, एक डॉक्यूमेंट फॉर्म के अंदर, तो वो रिपोर्ट बन जाती है। रिपोर्ट जो है वो दो तरह की होती हैं, शॉर्ट रिपोर्ट्स होती हैं और लॉन्ग रिपोर्ट्स होती हैं। शॉर्ट रिपोर्ट्स जो है वो हमने उसको डिफाइन किया था, ठीक है, कि 1 से 5 पेजेस तक की जो रिपोर्ट होती है वो शॉर्ट रिपोर्ट होती है,
इसका जो दायरा कार होता है, जो स्कोप होता है, जो टॉपिक होता है वो बड़ा लिमिटेड सा होता है, और टाइम फ्रेम जो टाइम आपको दिया जाता है वो भी लिमिटेड सा ही होता है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व नहीं होते, ठीक है, बहुत ज़्यादा कोई इसके बजट नहीं रखा जाता, बड़ा लिमिटेड सा इसका स्कोप होता है। लॉन्ग रिपोर्ट्स वो होती हैं ऐसी रिपोर्ट जो 5 पेजेस से एक्सीड करते हैं, जो 5 पेजेस से ज़्यादा की हों, वो लॉन्ग रिपोर्ट्स हैं। इसके अंदर एक स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर इस्तेमाल किया जाता है, इसके अंदर ऑडियंस वाइडर होती है, ठीक है, इसमें ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं, एक बजट रखा जाता है इसको, इस रिपोर्ट को कंडक्ट करने के लिए टाइम ज़्यादा दिया जाता है, क्योंकि ये 1-2 दिन का काम है, 1-2 घंटे का काम नहीं होता, ठीक है। समटाइम लॉन्ग रिपोर्ट्स टेक मंथ्स टू फिनिश, कई कई महीने लग जाते हैं लॉन्ग रिपोर्ट्स को बनाने के अंदर, और इसका एक इम्पैक्ट होता है ऑडियंस के ऊपर। इस रिपोर्ट की बुनियाद के ऊपर आप किसी को फायर कर सकते हैं, हायर कर सकते हैं। लेट से कोई एक्सीडेंट हुआ है तो आपने उसके ऊपर रिपोर्ट बनाई है, आपको आपके बॉस ने टास्क दिया कि भाई आप ये रिपोर्ट बनाएं कि और कि ये एक्सीडेंट हुआ क्यों है और कौन रिस्पॉन्सिबल है। अब आपने रिपोर्ट बना दी, सारी उसकी डिटेल्स आपने रिपोर्ट में मेंशन कर दी कि वाकया कब क्यों कैसे कौन लोग इन्वॉल्व थे, किसकी गलती थी। आप पूरी एक रिसर्च करके आप बयान कर देते हैं, रिपोर्ट बना देते हैं। अब उस रिपोर्ट की बुनियाद के ऊपर आपका जो बॉस है उसने 3-4 लोगों को फायर कर दिया, नौकरी से निकाल दिया है, तो इसका मतलब आपकी रिपोर्ट का एक इम्पैक्ट था। तो लॉन्ग रिपोर्ट्स का एक मोमेंटस जो है ना वो उसका एक इम्पैक्ट होता है। रिपोर्ट्स को फिर हमने और भी डिफाइन किया कि रिपोर्ट्स में आप इंफॉर्मेशन को, फैक्ट्स को प्रेजेंट करते हैं, और ये बड़ा स्ट्रक्चर का क्लियर होता है। आप ग्राफ्स का, चार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान करने के लिए। हमें ज़रूरत क्यों होती है लिखने की कि हम जो है ना काम उसकी रिकॉर्डिंग करना चाह रहे होते हैं, कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन क्लैरिफाई करना चाहते होते हैं। प्रॉब्लम अगर कोई इनकाउंटर हमने की उसका रिकॉर्ड आ जाता है, अगर आप कोई रिकमेंडेशन देना चाहते हैं तो तब हम रिपोर्ट राइटिंग करते हैं, कोई प्रोसीजर हम लिखते हैं तब हम रिकॉर्ड राइटिंग करते हैं, सॉरी रिपोर्ट राइटिंग करते हैं। फिर हमने इसके एस्पेक्ट्स और जो कंपोनेंट्स थे वो देखे, रिपोर्ट्स के कुछ फीचर्स थे, कुछ इसके यूनिक पहलू थे, करेक्टरिस्टिक्स थी, वो हमने देखी। उसमें हमने एक देखा लेंथ देखी, फॉर्मेलिटी देखी, ऑडियंस देखी, पर्पस देखा, कम्युनिकेशन चैनल्स हमने देखे, ठीक है। तो लेंथ में हमने बात की कि भाई रिपोर्ट्स जो हैं वो 2 तरह की होती हैं, ठीक है, लॉन्ग रिपोर्ट्स और शॉर्ट रिपोर्ट्स। शॉर्ट में हम बात कर चुके हैं कि 1 से 5 पेजेस पे होती हैं, इनका जो दायरा कार स्कोप है बड़ा लिमिटेड सा होता है, और मुख्तसर टाइम होता है जिसमें आपने ये कंपोज करनी होती है। लॉन्ग रिपोर्ट्स के अंदर ये 5 पेजेस से ज़्यादा की रिपोर्ट होती है, ये लार्जर ऑडियंस के लिए होती है, इसका टॉपिक और स्कोप जो है वो वास्ट होता है, ठीक है, ज्यादा टाइम दिया जाता है, इसके अंदर जो है वो बजट रखा जाता है बेकायदा उस पूरी रिपोर्ट को कंपोज करने में, और उसमें जितने लोग इन्वॉल्व होते हैं वो सारे पैसा इन्वॉल्व होता है इसके अंदर। मैनी एम्प्लॉइज एंड हैव अ मोमेंटस इम्पैक्ट, इसके हमने बात कर ली है, इसमें काफी लोग इन्वॉल्व होते हैं, इसका फिर एक बकायदा एक इम्पैक्ट होता है। फिर हमने बात की कि इनफॉर्मल रिपोर्ट भी हो सकती हैं, फॉर्मल भी हो सकती हैं। इनफॉर्मल हमने बात की जो शॉर्ट रिपोर्ट्स होती हैं वो इनफॉर्मल होती हैं, ईमेल मैसेजेस आपके इनफॉर्मल होते हैं, लेटर्स जो होते हैं वो इनफॉर्मल होते हैं, ठीक है। उसके बाद आ गया जी फॉर्मल। फॉर्मल में हमने बात की कि हम एक स्टैंडर्डाइज्ड कंपोनेंट्स होते हैं वो हम फॉलो करते हैं, जिसमें हम टाइटल पेज या पूरा उसका पूरी जो आप कह लें कि जो उसके फॉर्मल पहलू है ना, फॉर्मल एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है, जो फॉर्मल स्ट्रक्चर है हम उसको फॉलो करते हैं, रिपोर्ट राइटिंग करते हैं, तो वो फॉर्मल रिपोर्ट हो जाती है। देन वी डिफाइन ऑडियंस, कि हमारी ऑडियंस क्या है। हमारी ऑडियंस इंटरनल ऑडियंस है, क्या हम अपने अंदरूनी डिपार्टमेंट के लिए, अपने ही डिपार्टमेंट के लिए, अपने ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए लिख रहे हैं रिपोर्ट, या हम बाहर के लोगों के लिए रिपोर्ट लिख रहे हैं, या दोनों के लिए लिख रहे हैं। हमारी जो ऑडियंस है वो हाई टेक है, ठीक है, ये लो टेक है, ये ले टेक है, कौन है ऑडियंस हमारी, मल्टीपल है, ठीक है। तो फिर उसके अकॉर्डिंगली हम अपना जो राइटिंग स्टाइल है, जो चॉइस ऑफ वर्ड्स होंगे, जो फॉर्मेलिटी होगी उसको हम कर लेंगे, ठीक है। हाई टेक ऑडियंस के लिहाज से फिर देख, अगर हमारी ऑडियंस हाई टेक है तो हम उसके लिहाज से लिखेंगे। इसके मतलब हम काफी दफा बात कर चुके हैं। पर्पसेस क्या है, 3 तरह के पर्पस हो सकते हैं रिपोर्ट राइटिंग करने के, इंफॉर्मेशनल, एनालिटिकल और परसुएसिव, ठीक है। 3 पर्पस हो सकते हैं। अब पहला पर्पस क्या, इंफॉर्मेशनल। आपका रिपोर्ट लिखने का पर्पस क्या, इंफॉर्मेशनल है। इंफॉर्मेशनल में क्या है, आप इंफॉर्म करते हैं,
आप फोकस करते हैं एक्चुअल डेटा के ऊपर, जो भी चीज एक्चुअल वकू पजीर हुई है, जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी फैक्ट पे बेस करती है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, एक्चुअल इंफॉर्मेशन है, वो आप प्रोवाइड कर देते हैं। बस आपका ये काम होता है। इसका जो दायरा कार बड़ा लिमिटेड सा होता है, क्योंकि आपने सिर्फ क्या करना होता है, इंफॉर्मेशन देनी होती है, ना आपने उसकी कोई रीजन फाइंड आउट करनी होती है, ना कोई रिकमेंडेशंस देनी होती है, ना आप इतनी कोई डिटेल में जाते हैं, ना आप एनालिसिस करते हैं चीजों का, आप जस्ट इन्फॉर्म कर देते हैं। तो आप एक क्वेश्चन पे फोकस करते हैं, व्हाट हैपेंड, कि हुआ क्या था, सिर्फ आप इस चीज के ऊपर फोकस करते हैं अगर आपका पर्पस इंफॉर्मेशनल है। दूसरा आता है जी एनालिटिकल। एनालिटिकल क्या है जी, आप फोकस करते हैं एक्चुअल फैक्चुअल डेटा के ऊपर, और फिर आप साथ कॉजेज रीजंस भी फाइंड आउट करते हैं, आप वो भी मेंशन करते हैं कि ये चीज हुई क्यों है। आप पूरा एनालिसिस करते हैं उस चीजों का, फिर आप रिपोर्ट बनाते हैं। तो आपकी रिपोर्ट के अंदर ना सिर्फ इंफॉर्मेशन होती है, बल्कि यू आल्सो एडेड कॉजेज, आप रीजंस भी फाइंड आउट करते हैं, उनको भी आप मेंशन करते हैं। सेकेंड थिंग इज एक्सटेंशन स्कोप और फाइंडिंग्स। आपकी ये जो रिपोर्ट होती है, ये इसका दायरा कार वसी होता है, ठीक है। आप डिटेल में इसकी फाइंडिंग्स आउट करते हैं, डिफरेंट टॉपिक्स इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, डिफरेंट चीजें इस पे नोट, क्योंकि आप रीजन फाइंड आउट कर रहे हैं, आप रूट कॉज फाइंड आउट कर रहे होते हैं। और देन कम फोकस ऑन व्हाट हैपेंड एंड व्हाई दिस अकर्ड। आप क्या फोकस करते हैं, व्हाट हैपेंड, हुआ क्यों ये वाकया, यानी क्या वाकया हुआ, एंड व्हाई दिस अकर्ड, ये वाकया हुआ क्यों। फॉर एग्जाम्पल आप इंसिडेंट रिपोर्ट बना रहे हैं, ठीक है, तो आप बताएंगे भाई ये इंसिडेंट हुआ क्या है, क्या इंसिडेंट था, कौन लोग इन्वॉल्व थे और क्यों हुआ है, वाई का आंसर भी करेंगे। फिर आता है जी परसुएसिव। आप लिखते हैं जी परसुएसिव जो है ना वो भी हो सकती है, आपकी जो राइटिंग है, जो आपकी रिपोर्ट है, आप किसी को परसुएड करना चाह रहे हैं। अब परसुएसिव रिपोर्ट के अंदर क्या होगा, यू नॉट ओनली कन्वे इंफॉर्मेशन बट यू आल्सो ड्रॉ कंक्लूजन। आप ना सिर्फ इंफॉर्मेशन कन्वे करते हैं बल्कि नतीजा भी अखज़ करते हैं। अब कायदा उसका एक अल्टीमेट जो रिजल्ट होता है, जो आउटकम होती है, उस सारी रिपोर्ट को बनाने के बाद आप बताते हैं कि भाई इस सारी रिपोर्ट के बाद हम ये नतीजा अखज़ करते हैं कि इन लोगों की गलती थी, ये लोग इन्वॉल्व थे, ये क्रिमिनल्स हैं, ये लोग इस इंसिडेंट के पीछे हैं, इनकी वजह से ये मामला खराब हुआ है। सो यू रिकमेंड फॉलो अप एक्शन। आप बताते हैं कि भाई अब आगे निकलने का वे आउट क्या है, फ्यूचर प्लान क्या है, फॉलो अप एक्शन क्या है, आप बकायदा सिफारिशात देते हैं। आप इसमें अंदर क्या फोकस करते हैं, आप फोकस करते हैं व्हाट हैपेंड, व्हाई दिस अकर्ड एंड व्हाट शुड वी डू नेक्स्ट। तो अब आप इसके अंदर क्या करते हैं, व्हाट शुड वी डू नेक्स्ट भी आप लेके आते हैं कि अब हमने करना क्या, आप रिकमेंडेशन भी देते हैं। इंफॉर्मेशनल के अंदर आप सिर्फ व्हाट हैपेंड तक अपने आप को महदूद रखते हैं। एनालिटिकल के अंदर आप व्हाट हैपेंड एंड व्हाई दिस अकर्ड, ये दोनों को आप क्वेश्चन को टैकल करते हैं। और परसुएसिव के अंदर आप तीसरी चीज भी लेके आते हैं, वो है व्हाट शुड वी डू नेक्स्ट। अब हमें आगे करना क्या है। अच्छा, उस पर हमने रिपोर्ट्स की टाइप्स बयान की कि ये इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है, ट्रिप रिपोर्ट्स हो सकती हैं, प्रोग्रेस रिपोर्ट्स हैं, इंसिडेंट रिपोर्ट्स हैं, लैब रिपोर्ट्स हैं, मीटिंग मिनट्स रिपोर्ट्स हैं, ठीक है, फिजिबिलिटी रिकमेंडेशन रिपोर्ट्स हैं, प्रपोजल रिपोर्ट्स हैं, प्रपोजल राइटिंग है, रिसर्च स्टॉक जो रिपोर्ट्स हैं, ठीक है, ये सारी की सारी जो है वो रिपोर्ट्स की टाइप्स हैं। अब हमने फिर क्या किया, क्राइटेरिया पढ़ा, ठीक है, क्राइटेरिया पढ़ा कि राइटिंग के कंपोनेंट्स क्या है, रिपोर्ट राइटिंग के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। उसके अंदर हमने कहा जी कि पहले आइडेंटिफिकेशन लाइन आती है, जिसमें आप जिस दिन वो रिपोर्ट कंपोज की गई है, सबमिट की गई है, उसकी डेट मेंशन करते हैं, किसने लिखी है, किसके कहने पे लिखी गई, उसका नाम मेंशन करते हैं, टॉपिक क्या था, मजमून क्या था, किस बारे में लिखी गई, आप मेंशन करते हैं। इसकी हमने एग्जांपल भी देखी। उसके बाद हमने बात की जी हेडिंग्स आप मेंशन करते हैं और टॉकिंग हेडिंग मेंशन करते हैं। हेडिंग्स होती है वन वर्ड हेडिंग, वो हेडिंग है। टॉकिंग हेडिंग है मोर देन वन वर्ड, जो फ्रेजेस में हो, जिससे जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो, जिसको पढ़ने के बाद आपको समझ आ जाए कि इसमें लिखा क्या है, हेडिंग में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है। देन यू टॉक अबाउट इंट्रोडक्शन, ठीक है, कि आप इंट्रोड्यूस करवाते हैं, आप पर्पस अपना डिफाइन करते हैं कि आप लिख क्यों रहे हैं, आपका पर्पस इंफॉर्मेशनल है, एनालिटिकल है या परसुएसिव है। पर्सनल, कौन कौन से लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, किन के बारे में इन्वेस्टिगेशन है, कौन करवा रहा है, किसके कहने पे की जा रही है, ये आप मेंशन करते हैं। फिर डेट्स मेंशन करते हैं, ठीक है, फिर आप डिस्कशन करते हैं, आप टॉपिक्स जितने भी होते हैं उनकी डिटेल लेके आते हैं।
ये जो है वो रिपोर्ट का सबसे बड़ा पार्ट होता है। जितनी भी प्रॉब्लम्स लोगों को इनकाउंटर जो कर रहे होते हैं किस उस काम के अंदर, उस प्रोजेक्ट में, आप वो मेंशन करते हैं। अगर कोई कॉस्ट बढ़ गई है वो मेंशन करते हैं, कोई चीज़ खरीदनी पड़ी है वो मेंशन करते हैं, वारंटी की कोई इन्फॉर्मेशन हो, कुछ भी व्हाटएवर जो भी है आप डिस्कशन करते हैं, डिटेल आप जो है ना इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। देन कम्स कंक्लूजन रिकमेंडेशन, आप इसको सम अप कर देते हैं, जो उसका आउटकम होता है वो मेंशन कर देते हैं। आप डिसीजन जो भी आपने किए होते हैं वो मेंशन करते हैं। फ्यूचर प्लान रिकमेंडेशन एक्शन आप जो है ना देते हैं, सिफारिशात देते हैं, और कंपनी को आप आगे क्या करना चाहिए उस रिपोर्ट की रोशनी में आप वो भी डिफाइन करते हैं। देन कम्स, अब रिपोर्ट लिखने के बाद आप डायरेक्ट उसको सबमिट नहीं करवा देते, बल्कि आप उसको रिवाइज करते हैं। आप देखते हैं कि भाई मुझसे पूछा क्या गया था, मुझे क्या करने को कहा गया था, इंस्ट्रक्शंस क्या थी मेरे बॉस की तरफ से, क्या मैंने वही रिपोर्ट बनाई है। ठीक है, फिर आपने देखा मेरे सेक्शंस ऑर्डर में है, मैंने इंट्रोडक्शन, डिस्कशन और रिकमेंडेशन यही सीक्वेंस बनाई है, ये मैंने चेंज कर दी है। मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्यूरेट होनी चाहिए, इसमें गैप नहीं होनी चाहिए, लॉजिकल होनी चाहिए। मैं जो भी कंक्लूड करूँ मेरी जो डिस्कशन में जो मैंने डिस्कस किया उसके अकॉर्डिंगली होना चाहिए। ये नहीं कि मैंने डिस्कशन कुछ और की और कंक्लूजन मैंने कोई डिफरेंट सा ही निकाल दिया है, और उसी की बेस पे आपकी रिकमेंडेशन होनी चाहिए। ये सारे आपस में जो है ना कोरिलेटेड और लिंक्ड होने चाहिए। जितने भी आपने सिंबल्स, टर्मिनोलॉजीज, जार्गन्स का इस्तेमाल किया है उनकी एक्सप्लेनेशन आपको करनी है। जो भी अपने डायग्राम्स, टेबल, ग्राफ्स आपने मेंशन किए हैं उनकी नंबरिंग, उनकी लेबलिंग, उनकी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन वो सारी करेक्ट होनी चाहिए। ये रीडर फ्रेंडली, रीडर एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए कि रीडर पर आपकी रिपोर्ट पढ़ने के बाद जो है उसको समझ आ जाए कि इसमें लिखा क्या हुआ है। ठीक है, तो आपकी रिपोर्ट बेसिकली सिंपल होनी चाहिए, शॉर्ट होनी चाहिए, कंसाइज होनी चाहिए। ठीक है, ये जी अभी तक हमने रिपोर्ट राइटिंग मतलब उसकी जो बेसिक जो थ्योरी है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको हमने उसको एक्सप्लेन कर लिया, उसकी हमें समझ आ चुकी है। ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा वो हम नेक्स्ट मीटिंग में देखेंगे, वो है हमारा मीटिंग मिनट्स। ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कि किसी भी मीटिंग में उसकी जो कार्रवाई है उसको रिकॉर्ड कैसे करते हैं, इसके फायदे क्या हैं और इसके सैंपल्स वगैरह क्या हैं वो भी हम देखेंगे। और एंड के ऊपर हम रिपोर्ट राइटिंग के ऊपर उसे एक चेक लिस्ट होगी उसको भी हम इंशाल्लाह देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही जी, थैंक यू सो मच।